अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में आगाज़ में हमें आपसे एक अफसोसनाक ख़बर शेयर करनी है। बताना आपको यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर थे शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान, वो 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल के हवाले से आपको बताएं कि सदारती उमूर को चूँकि वो देख रहे थे, तो उनके इंतकाल पर अब 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। मुल्क भर के अंदर इंतहाई अहम शख्सियत थे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब से उन पर फालिज का अटैक हुआ था, उसके बाद से उनकी सेहत जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई थी, और उनका जो ओहदा था, उनका जो किरदार था, वो बहुत रस्मी सा होकर रह गया था। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ के लोगों की, उनके अपने ख़ानदान की बड़ी उनसे मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, और बड़े दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है उनकी हलाकत पर। पाकिस्तान की जानिब से भी, ISPR की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है, उसमें भी अफसोस का इजहार किया गया है। कहा यह गया है कि पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा अहम दोस्त खो दिया है। फिर बताएं हम आपको ये भी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया है, गहरे रंजो गम का इजहार किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक स्पेशल रिपोर्ट शाया की है उनके हवाले से, और उसमें डिटेल्स इनकी ज़िंदगी को लेकर कुछ बताई गई हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अब शेख खलीफा की वफ़ात के बाद उनके जो सौतेले भाई हैं मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, अब वो रियासती उमूर जो हैं उसके इंचार्ज होंगे। आपको बताएं कि शेख खलीफा ने गुज़श्ता 50 साल के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। उनके वालिद का जो तरक्याती विज़न था, उसको न सिर्फ उन्होंने कायम रखा, बल्कि उसको बहुत हद तक आगे भी बढ़ाया और उसमें जिद्दत भी लेकर आए थे। क्या थी उनकी ज़िंदगी, क्या अहम किरदार था मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर उनका, और साथ ही साथ उनके अपने ख़ानदान के अंदर कितना असर व रसूख था, इस सारी चीज़ों पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान थे, जिसके बायस मुल्क की उमूर उनके सौतेले भाई वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान चला रहे थे, और उनकी वफात के बाद वो रियासती उमूर के इंचार्ज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। बिल्कुल जी, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान जो हैं, उनके सौतेले भाई जो हैं शेख खलीफा के, अब उनकी वफ़ात के बाद रियासती उमूर की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होंगे। 40 रोज़ा सोग का वहाँ पर ऐलान किया गया है। परचम जो है यहाँ का वो 3 दिन तक सरनगू रहेगा। हर तरह की जो तकरीबात हैं ऑफिस के अंदर, चाहे वो सरकारी तकरीबात हों, वो भी नहीं हो पाएंगी, और साथ ही साथ दफातर के अंदर जो काम हो रहा होता है वो भी नहीं हो पाएगा 3 दिन के लिए। ये हर किस्म का काम जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया, या
अनाउंसमेंट हुई है। यकीनन मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, जिसके हवाले से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हमें आगे बढ़ना है, जिक्र करना है हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल का, जो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा खबरों में आ रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जी नॉर्वे ने एक रिक्वेस्ट की थी। नॉर्वे ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा यह था कि आप अपनी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाएं। इजलास इसलिए बुलाएं, नॉर्वे को ये लगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है, वो अफ़गान तालिबान जो अफ़गान ख़वातीन हैं उनके ऊपर बहुत सारे मज़ालिम ढा रही है, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रही है, और इन पाबंदियों का सलामती काउंसिल को नोटिस लेना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो इजलास है सलामती काउंसिल का, ये बुलाया गया। इसके अंदर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सिर्फ जायज़ा ही नहीं लिया गया, बल्कि इसमें अफ़गान तालिबान की जानिब से जो वहाँ की ख़वातीन हैं उन पर हिजाब को जो लाजमी करार दिया गया है, और जो दीगर पाबंदियाँ लगाई गई हैं जिनकी डिटेल में आगे चल के आपसे शेयर करूँगी, उन पर तशवीश का इजहार किया गया है। अच्छा, हो ये भी रहा है कि तालिबान हुकूमत के जो बहुत सारे फ़ैसले हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, उस पर जो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन हैं वो एहतजाज भी करती हुई हमें अफ़गानिस्तान के अंदर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अज़ीन, सिक्योरिटी काउंसिल के ख़वातीन, अमन और सिक्योरिटी से मुतालिक ग्रुप ने भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान को एक ख़त लिखा। उस ख़त में लिखा कि तालिबान के नए फ़ैसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं, और ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाना सिक्योरिटी काउंसिल के अफ़गान ख़वातीन को हर शोबे में बराबर और बामायनी किरदार देने का जो अज़्म है, जो पैगाम है, उसकी खुली तौहीन है। अब ये फ़ैसले तो जी हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इस पर ख़वातीन एहतजाज भी कर रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान का ये अगर देखा जाए तो ये उनके मुल्क का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में नॉर्वे के कहे जाने पर सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, तशवीश का इज़हार किया गया, और इसका रिएक्शन देने के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तैयारी की जा रही है। ये क्या तैयारी है, क्या रिएक्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, लेकिन पहले हमने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का अफ़गान ख़वातीन पर आयद की गई नई पाबंदियों पर खुसूसी इजलास हुआ। अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में तालिबान की जानिब से ख़वातीन को बिला ज़रूरत बाहर निकलने से मना करने और सर से पाँव तक खुद को ढांपने के अहकामात पर तशवीश का इजहार करने के लिए बाकायदा सदारती बयान जारी करने पर गौर किया गया। नॉर्वे की दरख्वास्त पर तलब किए गए इस इजलास में अफ़गान ख़वातीन के लिए हिजाब लाजमी करार देने और दीगर पाबंदियों पर भी तशवीश की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में नॉर्वे की नायब मंदूब ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तालिबान ने मुआशी बहरान हल करने के बजाय ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ इक़दाम किए हैं। ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हमें तशवीश है। इन इक़दाम से अफगानिस्तान में तशद्दुद और बुनियाद परस्ती बढ़ेगी। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से 7 मई के रोज एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके तहत मुल्क में तमाम खवातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी करार दिया गया है। तालिबान ने खवातीन को घरों से निकलने से मना किया है, जबकि छठी जमात से ऊपर की तालिबात के स्कूल जाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। खवातीन के मर्द रिश्तेदार के बगैर सफर पर भी पाबंदी है, जबकि पार्कों में भी मर्दों और खवातीन के जाने के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, मगरबी ताकतें और आलमी तंजीमों की जानिब से अफगानिस्तान में खवातीन के लिए हिजाब लाजमी करार देने के फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही है, जबकि अफगान उबूरी हुकूमत इस मामले को मुल्क का अंदरूनी मामला करार दे रही है और उन्होंने आलमी बरादरी के खदशात को बेजा करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल के खवातीन, अमन और सिक्योरिटी से मुतालिक ग्रुप ने भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान को लिखे गए खत में तालिबान के नए फैसले को तशवीशनाक करार दिया है। खत में मजीद कहा गया है कि तालिबान की जानिब से खवातीन पर पाबंदियां लगाना सिक्योरिटी काउंसिल के अफगान खवातीन को हर शोबे में बराबर और बामैनी करार देने के पैगाम की खुली तौहीन है। आयरलैंड के नुमाइंदे ने कहा कि अफगान खवातीन इस वक्त बाद सख्त तरीन पाबंदियों का सामना कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल की ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो तालिबान के इन इक़दाम की मजम्मत और इस पर कार्रवाई करे। अमरीकी इदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 10 लाख अफराद की मुलाजमतें खत्म हो चुकी हैं। 2021 की तीसरी सामाही में
ही 5 लाख लोगों की मुलाजमतें चली गईं। मुलाजमत से महरूम हो जाने वाली खवातीन का तनासुब मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है और रवां साल के वस्त तक खवातीन की मुलाजमतों में मजीद 21% तक की गिरावट होने का खदशा है। अफगानिस्तान की खबर रसा एजेंसी खामा प्रेस के मुताबिक सरकारी दफातर में काम करने वाली खवातीन की अक्सरियत अब अपने अपने घरों तक महदूद होकर रह गई है। ख़वातीन की जो अक्सरियत है जी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गई है और इस पर आलमी बरादरी को बहुत ज़्यादा तशवीश है। और इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका इजलास आज बुलाया गया था नॉर्वे के कहने पर। इस इजलास में जो चीज़ें हुई हैं वो आपने इस रिपोर्ट में जान ली है। इसके बाद क्या हो सकता है, आलमी बरादरी क्या कर सकती है, फिर तालिबान की जानिब से क्या इस पर कोई रिएक्शन आ सकता है, ये हम जान लेते हैं जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से। साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें अक्सर ज्वाइन कर रहे होते हैं, आज भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपका शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आज इजलास हुआ है, खुसूसी इजलास हुआ है, इसमें तशवीश का इजहार तो किया गया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब आलमी दुनिया जो है वो तालिबान के इन फैसलों के बाद जिस पर उसे तशवीश है, कोई लाहे अमल भी अपनाएगी, कोई सख्त रिएक्शन सामने आ सकता है, एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इस किस्म की जो आउटकम्स होती हैं और रेजोल्यूशंस होती हैं या प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट्स शाया होती हैं, उसके बाद ये चैप्टर 6 के तहत आती हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के। तो चैप्टर 6 में ये इसमें कोई इम्प्लीमेंटिंग टूल नहीं है। इसमें मतलब ये कि चैप्टर 6 में अगर कोई जैसे अभी बात की मजम्मत की, उसके बाद सैंक्शन भी अगर लगाएंगे तो सैंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए चैप्टर 7 अक़वाम मुत्तहिदा का आता है। तो उस चैप्टर 7 को अगर इन्फोर्स करेंगे तो फिर उसमें और मजीद ज़बरदस्ती जिसको कहा जाए इम्प्लीमेंटेशन कराने वाली बात है, उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली तरीका है इसको आगे जाके सख्ती करने का। आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के दो जो इब्तदा में सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से, एक तो 29 सितंबर का है और उसके बाद एक अक्टूबर में है, दोनों में वुमन राइट, चिल्ड्रन राइट, ह्यूमन राइट का जिक्र किया गया, बाकी चीजों के अलावा। तो वो उधर से लेके और दोहा एग्रीमेंट को देखें, उसका पार्ट 2, पार्ट 3 में वहां भी ये इशारे मिलते हैं। और उसके बाद यही वजह है कि ये अब तक बहुत सारे सवाल उठते हैं आपके शो में, बाकी शो में, जिसमें कि कहा जाता है कि भाई चाइना, रशिया और बाकी ममालिक जो हैं वो कम अज कम इसको अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने। हाइल जो आती है दुश्वारी वो हमारे सामने और दुनिया अक़वाम के सामने वो आती है इंटरनेशनल कानून के तकरीबन 7 या 8 के करीब ऐसे कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स हैं जिसको मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके तहत ये नहीं कर सकता है कोई मुल्क के ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, हम जिस तरह चाहें लो पर पाबंदी लगा दें, लेकिन क्योंकि वो सिग्नेटरी है अफगानिस्तान दुनिया के जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, तो सिग्नेटरी की पासदारी करने के लिए उन्हें ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो यही होगा जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में आज हुआ और उसके बाद बतदरीज सख्ती बढ़ सकती है। वो तो उनकी रही बात। तो सब प्रॉब्लम ये है कि हम उनके नेबरिंग कंट्री हैं और नेबरिंग कंट्री होने की हैसियत से हम पर डायरेक्ट जिस तरह उन पर सख्ती होगी उस तरह उनके मामलात आगे खराब होंगे और जिस तरह उनके मामलात आगे खराब होंगे वहाँ गुर्बत बढ़ेगी, हंगर बढ़ेगी। 75% तो वहाँ वैसे ही फॉरेन एड पे डिपेंडेंट थे, अभी तक उनको फॉरेन एड रिलीज नहीं हुए, उनके अपने एसेट्स रिलीज नहीं हुए हैं, लोग अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। यूएनए के जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं वो बताते हैं कि वहाँ जो जितनी नागुफ्ता बेहालत है, आधी आबादी 2.8 मिलियन जो अफगानिस्तान है उनको खाना नहीं मिल रहा है सही जो उनकी खुराक होनी चाहिए। तो इस तरीके के हालात के तहत वो और डोनर्स जो हैं वो पैसे दे नहीं सक रहे हैं उनको, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया दो एग्रीमेंट से लेके सिक्योरिटी काउंसिल के 2 रेजोल्यूशंस जो 2020 के मैंने आपको जमील अहमद खान साहब, आलमी बरादरी क्या कह रही है, क्या रिएक्शन मजीद दे सकती है, उसके बाद क्या हो सकता है, हमसाया ममालिक के साथ क्या सिचुएशन हो सकती है, इस पे तो हमने बात कर ली। अब आलमी बरादरी के बाद कुछ अफगान ख्वातीन बरादरी की बात कर लेते हैं जो खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है कि तालिबान उनकी कोई बात सुनेंगे, चाहे वो स्कूल के मामलात हों, चाहे सख्त पर्दे के अहकामात हों, उनको लेकर कोई मामला हो, या आपको लगता है कि नहीं, तालिबान की जानिब से वही रवैया रवा रखा जाएगा 90 की दिहाई वाला?
ये बहुत एक मसले वाली बात है। जो तालिबान इस वक्त लीडरशिप आई, उन्होंने कोशिश की कि वो दुनिया जो उन्होंने दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल कानून है और जो इस वक्त दुनिया के तकाजे हैं उसको उसको पूरा करने की कोशिश करे। उनके आड़े जो बात आती है, वो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो शुरू से बज़िद थे कि आप चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया आपका साथ नहीं देगी, लिहाजा आप अपने पहले जो तौर तरीके हैं उस पर वापस आ जाएं और वही इस्लामी कानून है और उसके मुताबिक आप चलें। और इसीलिए दे हैव टर्न द क्लॉक बैक टू 1996। और इसी वजह से आप देख रही हैं जो आपने अभी रिपोर्ट बताई, जिसमें कि छठी जमात से आगे को नहीं जा सकता है, जहाज में सफर नहीं कर सकते हैं और नहीं जा सकते। ये तमाम बातें जो है, ये चीजें जो लीडरशिप आई थी उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब महसूस ये होता है कि वहाँ की जो हार्डलाइनर हैं उन्होंने जो इस वक्त लीडरशिप है, जो कदरे कंसिडरेट है, जो चाहती थी करना, वो नहीं। अक़वाम दुनिया अक़वाम का इसमें कसूर ये है कि इतना डिले कर दिया है उनकी मदद करने में, उनके अफगानिस्तान के एसेट्स को रिलीज करने में, कि जो हुकूमत के हाथ मजबूत होने चाहिए थे तालिबान हुकूमत के, वो हाथ मजबूत नहीं हुए। वो जो थोड़ी बहुत वहाँ उनकी गुर्बत और उनकी अफलास और उनकी मुसीबतों में कमी आनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो लिहाजा हार्ड लाइनर को लोग ताने देते हैं अच्छा, तो वहाँ, या उन जमील पर। साहब एक चीज यहाँ पर फरमा दीजिएगा। ये जो आपने डिले की बात की है कि बहुत सारा इसमें जो वक्त ले लिया गया है इनकी मदद करने में, इनको थोड़ा इनकी सूरत हाल बेहतर बनाने में, इस मसले पर तवज्जो देने में, इसका रीज़न जो है वो बताया जा रहा है। आलमी जो रिपोर्ट्स सामने आती हैं, इंटरनेशनल इदारे जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो रशिया और यूक्रेन के माबैन जो मामला है वो है। लेकिन सर ये मामला, ये जंग छिड़ने से पहले भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान के मसले पे जिस तरह से उनके मुंजमे जो फंड्स हैं उनको रिलीज़ करने का जब मामला था, तभी जो बाइडन ने उसमें से कट लगाकर उन लोगों की मदद करना चाहिए जो कि 9/11 के मुतासरीन थे। हालांकि अमेरिका को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारी जगहों पर यह दिखाई दिया कि प्रोवोक किया जा रहा है तालिबान को, उनको जिच किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और उस वक्त हमने ये देखा था सर, इस रशिया एंड यूक्रेन के माबैन की जो जंग हो रही है इससे पहले, कि बहुत सारे मामलात पर तालिबान ने बहुत ज़्यादा लचक भी दिखाई थी, बहुत सारी जगहों पर वो मुज़ाकरात भी कर रहे थे, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं आया था। तो क्या हम फिर ये समझें कि ये फिर रिएक्शन है तालिबान का कि ठीक है, जब हम ये चीज़ें कर रहे थे तब आप नहीं सुन रहे थे, तो फिर अब हम अपनी मर्जी करेंगे? महसूस यही होता है कि रिएक्शन इसलिए करना पड़ रहा है मौजूदा हुकूमत तालिबान की, क्योंकि उन पर भी प्रेशर है। तालिबान कोई हुकूमत कर रहे हैं तो जाहिर है वो अपने साथियों की मदद से और अपने अवाम की मदद से कर रहे हैं। तो जब अपने साथियों जो कि हार्ड लाइनर हैं वो कहते हैं आपको मिला क्या, आप जो है अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि रिफाइन करें, मॉडरेट करें, अपनी हुकूमत से पूछते हैं जो हार्ड लाइनर है अपने ही रैंक एंड फाइल में। तो जब जवाब नहीं आता है, और इसी ज़मन में मैंने आपसे बात की कि दुनिया अक़वाम ने भी कुछ देर कर दी, और वो कहते हैं ना ये जो आवारगी शबनम है इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है, तो इसमें दुनिया अक़वाम का भी कसूर है जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन तालिबान, मैं नहीं समझता कि तालिबान अब इससे पीछे हट सकेंगे और दोबारा उसी अपने रवैये पे आ सकेंगे जो उन्होंने लचक दिखलाई थी। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो और ज़्यादा ख़वातीन पर, और बाकी वो यहाँ तक के जो बार्बर शॉप्स वगैरह हैं और फोटोग्राफर्स की दुकानें हैं जो पहले हुआ करता था, उस किस्म के हालात जब सामने आएंगे तो दुनिया और पाबंदी लगाना शुरू करेगी, और उसका सारे का सारा फॉल आउट हमारे ऊपर भी उसका पड़ना शुरू होगा। और हमने काफ़ी कोशिश की कि ऐसा ना हो और दुनिया उनकी मदद को पहुंचे, और उनको तस्लीम करने में हमने काफ़ी अपनी तगोदो की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब तक। और इसमें नहीं हुई ना। देखें, यूरोप को, अमेरिका को, या बड़ी जो ताकतें हैं उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वहाँ पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। और जिस जानिब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आप इशारा कर रहे हैं कि उस इंसानी अलमिया का और अफगानिस्तान की सूरत हाल का जो असर है वो जो आसपास के ममालिक हैं उन पर आ सकता है, आता रहा भी है, पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तो किसी से ढकी छुपी नहीं है सर, लेकिन उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क तब पड़ता है जब उनकी जो डिमांड्स हैं अफ़गानिस्तान से वो पूरी नहीं की जा रही होती हैं। इस तरह के पर्दे को लेकर या ख़वातीन की तालीम को लेकर फ़ैसले किए जाते हैं। तो लगता ऐसा ही है, आपकी गुफ्तगू में भी आपने फरमाया कि कहीं ना कहीं ये उसका रिएक्शन है जो तालिबान की लचक दिखाने के बावजूद इन चीज़ों का नोटिस नहीं लिया गया था। तो इस तरह से ये दोबारा से मामला हाईलाइट हो रहा है रशिया और यूक्रेन की जंग के बावजूद। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान के लिए, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
और जी अब हम प्रोग्राम में कहाँ की बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोग्राम में रूस और यूक्रेन जंग की, जिसका अभी हम जब जमील साहब से बात कर रहे थे तब भी जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर ये कहा गया, और ऐसा कहीं ना कहीं है भी कि अफ़गानिस्तान का मसला कहीं बहुत पीछे पस मंज़र में चला गया था। लेकिन अब अफ़गानिस्तान का मसला तो हाईलाइट हो ही रहा है। एक और मसला यहाँ पर जी खड़ा हो गया है, हुआ ये है कि यूक्रेन ने जब ये धमकी दे दी है कि वो रूसी शहर पर हमला कर सकता है, रूसी शहर को तबाह कर सकता है। ऐसा उसने क्यों किया है? क्योंकि मॉस्को ने जो यूक्रेन है वहाँ पर एक ऑयल डिपो को तबाह कर दिया है, और उसके बाद अब यूक्रेन जो है वो बहुत बिखरा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है यूक्रेन में, इंसानी जानों का, माली नुकसान तो ऑब्वियसली हो ही रहा है। लेकिन यूक्रेनी हुकाम ने एक और इल्ज़ाम आयद किया है रूस पर कि 2,10,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती मुल्क बदर किया जा रहा है। और यूनिसेफ ने सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि यूक्रेन में स्कूलों को तबाह किया जा रहा है, और जो यहाँ के बच्चे हैं उनसे उनका तालीम जैसा बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। जानबूझकर रूस की जानिब से जो यूक्रेन के अंदर स्कूल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम जो है ये आयद किया जा रहा है। साथ ही साथ जहाँ जंग जारी है वहाँ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सालसी का भी हमें किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं, और यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर अपना जो रूसी मनसब हैं, यानी जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार भी कर दिया। और ज़ेलेंस्की तो ये कहते चले आ रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, और वो जी अपने मुल्क के अंदर अमन के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन होता क्या है? होता ये कि जब वो इन मुज़ाकरात की बात करते हैं तो साथ ही साथ वो ये भी कहते रहते हैं कि जी यूरोप को हमारी मज़ीद मदद करनी चाहिए, अमेरिका को हमारी मज़ीद मदद करनी चाहिए, हम रूस से ये जंग जीत सकते हैं। तो ऐसा ही लगता है कि जो रूसी सदर हैं फिर वो इन बातों के रिएक्शन में जो वहाँ पर हमले हैं उनको तेज़ कर देते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर वाक़तन हो भी चुका है, जब रशिया की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका चूँकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका चूँकि हमारे वहाँ पर मिसाइल सिस्टम जो है चीज़ें हैं उनको तबाह करने में यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो इसलिए हम हमले जो हैं वो मज़ीद तेज़ कर देंगे, और हमले तेज़ किए भी जा रहे हैं। लेकिन इतराज़ात जो लगाए जा रहे हैं यूनिसेफ की जानिब से वो ये है कि इन हमलों का निशाना बच्चे बन रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स बन रहे हैं। पिछले भी हफ्ते भी मैंने आपको खबर दी थी कि बच्चों का एक स्कूल जो है उसको निशाना बनाया गया था। 260+ बच्चे जो हैं और उनके बारे में ये इत्तलात आई थी कि उनको रूसी हमलों के दौरान हलाक भी किया गया है। अभी सिचुएशन क्या है इस जंग को लेकर, और ये जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है बार बार ज़ेलेंस्की की जानिब से, किस हद तक ये पॉसिबल है और होते हैं तो कोई नतीजा भी निकल सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले एक पैकेज में देखते हैं, फिर गेस्ट होंगी उनसे बात कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग 19वें रोज में दाखिल हो चुकी है। रूसी वजारत दिफा ने वस्ती यूक्रेन में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने की तस्दीक की है। वजारत दिफा ने बयान में कहा कि ऑयल रिफाइनरी की पैदावारी सलाहियत और ईंधन के टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने भी रूसी शहर को गोलाबारी की धमकी दी है। यूक्रेनी हुकाम ने रूस पर 2,10,000 से ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती मुल्क बदर करने का इल्जाम लगाया है। इंसानी हुकूक के मुहतसिब ने जारी बयान में कहा कि बच्चों को जबरदस्ती मुल्क से बाहर ले जाया गया और अब मॉस्को इन बच्चों को जबरदस्ती रूसी शहरी बनाना चाहता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग के दौरान बताया रूस ने 24 फरवरी से औसतन 22 स्कूलों को यौमिया निशाना बनाया है। इस जंग ने बच्चों के हुकूक को शदीद नुकसान पहुंचाया और तालीम जैसी सहूलत से ही महरूम कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे ने अपनी फौज के खिलाफ इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि यूक्रेन में बच्चों को तारीख के असबाक को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौजी के खिलाफ जंगी जराम के इल्जामात के तहत मुकदमे की समाअत का आगाज कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जंगी जराइम का पहला केस है। समाअत के दौरान मुश्तबा रूसी फौजी को अदालत में पेश किया गया, जिस पर 62 साला यूक्रेनी शहरी के सर में गोली मारने का इल्जाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुर्म साबित होने पर रूसी फौजी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। बहुत से हलाक अफराद रूस के मुमकिन जंगी जराइम का निशाना हो सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई में आम शहरियों की हलाकतों की तरदीद की है। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन से असले का खात्मा चाहता है। जर्मन नशियाती इदारे ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से 60 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन से इनखला कर चुके हैं।
मोल्दोवा ने रूस और यूक्रेन में जंग बढ़ने के खदशात के पेश नजर सरहद पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर रखा है। मोल्दोवा वजीर खारजा ने G7 इजलास के मौके पर बताया कि सूरत हाल यकीनन नाजुक है, लेकिन इनके मुल्क को शदीद फौजी बहरान का सामना नहीं है। फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस है। यूक्रेन ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए G7 से रूस के असासे जब्त करने का मुतालबा कर दिया है। यूक्रेनी वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की कि हंगरी यूरोपीय यूनियन के शराकतदारों के साथ मास्को पर तेल की पाबंदी के लिए राजी हो जाएगा। यूक्रेन ने एक बार फिर मुल्क में अमन के लिए रूस से बातचीत का इशारा दिया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंग के खात्मे के लिए किसी सालसी के बगैर अपने रूसी हम मनसब प्यूटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूक्रेन में सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। यूक्रेन में सूरत हाल पेचीदा होती चली जा रही है। सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन से मामलात तय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि तकरीबन 2 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं उनको मुल्क बदर किया गया है और उनको ज़बरदस्ती रूसी शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है रशिया की जानिब से। इस तरह के संगीन इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन के अंदर तबाही तो हो ही रही है इस जंग की वजह से। अब इन इल्ज़ामात पर, इस तबाही पर और फिर जो मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है, इस पर हम बात कर लेते हैं जी। डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा से माहिर हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर की वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मैम आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मैम ये फरमा दीजिएगा, ये जो 2 लाख से ज़ायद बच्चों की मुल्क बदरी का इल्ज़ाम लगाया गया है रशिया के ऊपर यूक्रेन की जानिब से, इस पर यूनिसेफ हो, दीगर इदारे हों इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले, वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं। कितना डेंजरस हो सकता है रशिया के लिए अगर ये इल्ज़ाम जो है ये साबित हो जाता है? और आपका अपना क्या ख्याल है, आप तक क्या इत्तलात पहुँच रही हैं, इसमें हकीकत है वाक़तन कोई? देखें आसमा, एक बात तो हमें बड़ी हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें आ रही है ना, और वो सारी हमें वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आ रही है, और जो भी चीज़ें हमें आ रही हैं, आप देखें कि नेटो के जो 30 मेंबर्स हैं वो सारे यूरोप, अमेरिका और उनका मीडिया आप देख लें तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से आ रही हैं। और अभी तक हमें इस पे जो रशिया है वो इसको डिनाई कर रहा है, और उस पर कोई वो इस तरह की वो स्टेटमेंट हमें एक प्रॉपर जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो इस तरह से नज़र नहीं आ रही जिसको वो इसे एक्सेप्ट करे कि हमने ऐसा किया है। तो लेकिन जंग में अब ये देखें कि जब भी जहाँ भी जंग होती है तो इस तरह के वाक़यात तो ज़रूर होते हैं। अब उसको एग्जैजरेट कितना किया गया है ये इसको तो ये बाद में पता चलेगा जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और उसके बाद जो इस पर कमीशन बैठेंगे और सारी। लेकिन क्योंकि अब रशिया किसी की बात नहीं सुन रहा और वो सारा अपनी ज़ाहिर है उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, तो पूरी वर्ल्ड एक साइड पे है, रशिया एक साइड पे है, तो वो चीज़ें तो आएंगी। अब यूनाइटेड नेशन भी इस पे बात करेगी। अब आपने आपकी रिपोर्ट में भी आपने बताया कि जिस तरह से वो जंगी जराइम भी चलाए जा रहे हैं वो भी इमीडिएटली इस पे होना शुरू हो गया ताकि किसी ना किसी तरीके से उनको थ्रेटन किया जाए, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट तो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता कि इसके बड़े रिपरकशंस होंगे ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 2 लाख बच्चों को वो ले गया, तो ये इतना कोई आसान काम तो नहीं है कि 2 लाख बच्चों को ले गया और रशियन सिटीजन उनको बना लिया। तो कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे आई डोंट थिंक सो कि ये नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो आई डोंट थिंक सो कि रशिया को कोई इस पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसा क्राइम है कि अगर जो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं स्टेट्स, फॉर एग्जांपल जो अभी न्यूट्रल हैं स्टेट्स या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अभी खामोश हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी इसको कंडेम करेंगे। ये कोई इतना आसान नहीं है इसको डाइजेस्ट करना रशिया के लिए। तो ये चीज़ें सारी इनको आसान नहीं होगा। अच्छा, ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि फिनलैंड और स्वीडन के हवाले से हम अगर बात करें इसी जंग के तनाजुर में, तो नेटो में शमूलियत को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें हम तक आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी की जा रही हैं, लेकिन तुर्की इसका मुखालिफ दिखाई देता है। तुर्की की ये जो मुखालिफत है ये स्वीडन के लिए, फिनलैंड के लिए कितनी तशवीशनाक हो सकती है? वाशिंगटन के पास क्या रास्ता बचेगा अगर वाक़तन तुर्की का यही मौक़िफ़ रहता है, वो इस पर डटा रहता है, इसे पीछे नहीं हटता है? अच्छा आसमा, एक बात हमें ये देखनी चाहिए कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग क्यों शुरू हुई है कि अमेरिका ये बिल्कुल ये तासुर दे रहा था कि जो यूक्रेन है वो उसको नेटो का मेंबर बनाया जाएगा। और ये आपको पता है कि रशिया के लिए जो ईस्टर्न यूरोप में आना अमेरिका का और इस तरह ये एक रेड लाइन थी जो वो क्रॉस कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये जंग हुई है। अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को, पहली बात तो मुझे ये कि फिनलैंड और स्वीडन को कौन से ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से ये नेटो में इसको शमूलियत के लिए वो इस पर जोर दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि टर्की
इसकी मुखालफत कर रहा है। टर्की एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बड़ी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है और मेरा ख्याल है वो इस पर स्टैंड लेंगे और उनके बहुत सारे इश्यूज भी हैं इन स्टेट्स के साथ। तो ये इतना, मैं अभी ये सारी जो खबरें आ रही थी इनको मैं एनालिसिस इनका कर रही थी और मैं देख रही थी जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका, उन्होंने कहा कि हम कन्विंस करेंगे टर्की को के और इस पे बातचीत करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब तक ये नेटो की जो 30 मेंबर स्टेट्स हैं उस वक्त तक इसको यूनानिमिटी के साथ इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि इनका हिस्सा होना चाहिए, उस वक्त तक ये फिनलैंड और स्वीडन को इतनी आसानी के साथ वो नेटो का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा अपना ज़ाती जो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं इतना आसान नहीं होगा टर्की को कन्विंस करना इस सिलसिले में। और नेटो की एक्सपेंशन की वजह से तो ये सारा क्राइसिस जो है वो हुआ है। तो अब अगर अमेरिका इसको फिर आगे एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रहा है तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे अमेरिका के लिए। अमेरिका को अपना ये भी देखना चाहिए कि दुनिया अब इसकी जो ये अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, अगर ये इतना राइजिंग पावर और इतना वो पहले वाला अगर सिस्टम होता तो अमेरिका बहुत पहले ये यूक्रेन की जो फिजिकली वो हेल्प कर चुका होता। टके छुपे तो अब किया जा रहा है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि इसको फर्दर इसको एक्सपैंड करें और इसको आसानी के साथ टर्की को जो है वो उसको मना भी लें, क्योंकि टर्की का बड़ा सख्त स्टैंड है इस चीज़ पे। अच्छा, ये जो ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि बगैर किसी फरीक के बराह रास्त वो पुतिन से मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इसको कितना संजीदा लिया जाएगा रशिया की जानिब से? क्योंकि पहले तो बहुत सारे ममालिक ने कोशिश की है, इंटरवीन किया है, कुछ ना कुछ सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है, हुआ कुछ नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन कोशिशें की गई। अब ज़ेलेंस्की ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इन एफर्ट्स का भी वेट नहीं किया जाना चाहिए, दोनों सदूर को आमने सामने बैठना चाहिए, खुद से मुज़ाकरात करने चाहिए बगैर किसी तीसरे फरीक को शामिल किए। जी बिल्कुल रशिया किस तरह अहम मुझे इस स्टेज पे तो मुझे ये ज़ेलेंस्की की तरफ से इतनी अहम और इतनी इम्पोर्टेंट जो ऑफर है वो नहीं लग रही, क्योंकि बाल अब रशिया के कोर्ट में है। देखें, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो मेरा ख्याल है, देखें आजकल का जो दौर है ना, जब न्यूक्लियर वेपन्स हैं स्टेट्स के पास और इंफॉर्मेशन स्टेट्स के पास और इतनी इंफॉर्मेशन इतनी स्प्रेड करती है इतनी तेज़ी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले अब यूक्रेन को इतना अंडर एस्टिमेट रशिया को नहीं करना चाहिए था और ये इसको नहीं देखना चाहिए था कि हमें नेटो का मेंबर नहीं है, पहली बात ये है। और अमेरिका की वो हेल्प की तरफ देख रहा था। अमेरिका का इतना बड़ा ये ट्रेड पार्टनर नहीं है कि अमेरिका इसकी फिजिकल हेल्प के लिए आता, और अमेरिका की नेबरहुड में ये नहीं है, अमेरिका के कोई बेसिस नहीं है यूक्रेन में, या अमेरिका के पास जो यूक्रेन के पास वो ऑयल रिजर्व्स नहीं है जो ऑफर कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो बड़ी ऐसी चीज़ें जो यूक्रेन को बहुत पहले रियलाइज़ करनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है पहली स्टेज पे अगर ये बातचीत हो जाती तो डिप्लोमेटिक जो सोल्यूशन है वो बड़ी आसानी से निकल आना था। अब बॉल जो है वो रशिया के कोर्ट में। अब ये व्लादिमीर पुतिन ने डिसाइड करना है कि इधर ही वांट्स टू टॉक विद हिम और नॉट। अगर वो उनको लगेगा कि उनके इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर है या उनके लिए फायदे में जा रहा है, तो वो बातचीत की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये उनकी स्टेट पे या उनकी ऑफर पे नहीं है कि वो अब ऑफर कर रहे हैं कि बगैर किसी सालिसी के भी बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो बड़ी आसानी के साथ कर रहे हैं। अब मामला बहुत उनके हाथ से बात कर रही थी, और आपको नहीं लगता है कि इस ऑफर को कोई उस तरह से संजीदगी से लिया जाएगा, और नहीं आपको लगता है कि अब इस ऑफर का इस वक्त कोई मुनासिब भी कोई वक्त था कि ऑफर किया जाए? अब यूक्रेन की पोजीशन नहीं रही है जो इस वक्त रशिया की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा हमसे बात करने के लिए। बात हो रही थी जी ऑफ़र के ऊपर जो की गई है यूक्रेन की जानिब से, वहाँ के प्रेसिडेंट की जानिब से रशियन प्रेसिडेंट के लिए। तो एक और ऑफ़र की गई थी एक मुल्क को एक बहुत बड़ी वबा से बचाने के लिए। ये ऑफ़र की गई थी किसकी जानिब से? ये की गई थी जी बड़े ममालिक की जानिब से, चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये ऑफ़र की गई थी शिमाली कोरिया को, जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि वहाँ जहाँ पहले ये माना ही नहीं जा रहा था कि कोई एक भी केस रिपोर्ट हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर कोविड-19 का, आज वहाँ पर ये तस्दीक कर दी गई है कि 6 अफराद कोरोना की वजह से यहाँ पर इंतकाल कर गए हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं। और गुज़श्ता रोज़ बताया गया था कि 18,000 अफराद में कोरोना की कुछ अलामात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन आज डेथ्स जो हैं उनकी भी तस्दीक कर दी गई है। एक बार फिर से आलमी मीडिया पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं शुमाली कोरिया को लेकर आ रही हैं, दिन भर चलती रही हैं। उनमें मरकज़ जो है यही खबर रही है शुमाली कोरिया के हवाले से कि वहाँ पर कोविड जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। लेकिन हो ही रहा है कि शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने खुद ये रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 1,87,000 से ज़्यादा अफराद हैं जिनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें विद इन ए वीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था।
क्योंकि शुमाली कोरिया तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जी उसके अंदर कोई ऐसा केस मौजूद है। अब ये बताया जा रहा है कि शुमाली कोरिया का जो सेहत का निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासर हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? वजह मैंने आपको इस खबर के आगाज़ में ही बता दी थी। वजह यह है कि इस मुल्क ने किसी की भी जानिब से जो डोनेट की जानी थी वैक्सीन, जो फ्री में दी जानी थी, चाहे वो आलमी इदारा सेहत हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया, उन्होंने ऑफ़र की थी, तो यहाँ के जो रहनुमा हैं किम जोंग उन, उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। ये सेट हमारी सरहदें जो हैं हमने बिल्कुल बंद कर दी हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा सख्ती है, हमारे को टेस्ट के बाद आने दे रहे हैं, तो हमें तो इस वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग वैक्सीन के बगैर हैं, क्या वो इस वबा से निमट सकते हैं? ये जो 1,87,000 अफराद बताया जा रहा है जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है अलामात की वजह से, बुखार की अलामात की वजह से, ये अब इससे किस तरह से निपटेंगे? शुमाली कोरिया का हेल्थ सिस्टम क्या है ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए? ये सारी चीज़ें एक पैकेज में सुनाई हैं हमने, आपको दिखाएंगे। मुल्क शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज वबाई मर्ज के एतराफ़ के बाद पहली बार हलाकतों की तस्दीक की है। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरियन हुकाम का कहना है कि कोरोना की कुछ अलामात वाले 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक हलाक शख्स ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तस्दीक हुई है। 1,87,000 से ज्यादा अफराद को बुखार की अलामात पर आइसोलेशन में रखा गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक कोरोना वबा के आगाज से अब तक मुल्क में कोरोना केसेस की मौजूदगी से इनकार किया है। ताहम अब कोरोना का एक केस सामने आ गया है। पहला केस सामने आने के बाद शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया है। वबा के फैलाव को रोकने के लिए हंगामी इजलास की सदारत करते हुए सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन का कहना था कि इस सिलसिले में फौरी और मौसर इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन सख्त करने का हुक्म देते हुए वाजे किया कि ये वबा से हमारी पार्टी के सामने सबसे अहम चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। शहरियों से समाजी फासले, मास्क की इस्तेमाल की अपील की जा रही है। शुमाली कोरिया के रहनुमाओं ने भी फेस मास्क का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन को खदशा है कि लाखों लोगों का बुखार में मुब्तला होना इस बात की अलामत है कि वहां कोरोना की वबा फैल चुकी है। शुमाली कोरिया का सेहत का निजाम गैर वैक्सीन शुदा आबादी में कोविड के फैलाव से निपटने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क के पास कोरोना वैक्सीन नहीं है। किम जोंग उनकी हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत, चीन और रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन की फराहमी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। शुमाली कोरिया की 26 मिलियन की आबादी वाले इस मुल्क में 3,50,000 अफराद बुखार में मुब्तला होने का इंकशाफ किया जा रहा है। माहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उस मुल्क के पास महदूद वसाइल होने के बायस कोरोना की टेस्टिंग मुश्किल दिखाई दे रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये वायरस कई कीमती जाने ले सकता है, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की जरूरत है। शुमाली कोरियाई बाशिंदे खुराक की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के नतीजे में भी खराब सेहत का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बीमारी से लड़ना मुश्किल हो गया है। इस वबा के सामने आने के बाद शुमाली कोरिया में अवामी तकरीबात भी मुनाकिद की जाती रही हैं, जहां ज्यादातर लोग फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करते थे। माहिरीन के मुताबिक अगर ओमिक्रॉन से हलाकतों की तादाद में इजाफा होता है तो प्योंगयांग को चीन से मदद मांगनी पड़ सकती है, क्योंकि चीन प्योंगयांग का अहम इत्तेहादी है। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को मदद की भी पेशकश की है, जिसमें कहा गया कि वो लोगों की इंसानी बुनियादों पर वैक्सीन और दीगर अद्वियात फराहम करना चाहते हैं। वाज़े भी किया कि इमदादी सामान की तरसील का इन्हिसार प्योंगयांग के साथ बातचीत पर होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया ने हमेशा कोरोना वैक्सीन की मुखालफत की है और आलमी वैक्सीन प्रोग्राम के तहत भेजी जाने वाली कोविड वैक्सीन को वसूल करने से इनकार कर दिया था। माहिरीन के मुताबिक अब कोरियन शहरियों को वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। अब जी वैक्सीन लगवाना पड़ेगी, वरना ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल सकता है। जहां 6 हलाकतें हुई हैं वहां हलाकतें और भी बढ़ सकती हैं अगर हिफाजती इक़दामात और ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन का अमल नहीं किया गया जल्द से जल्द शुरू। बहरहाल जी आज का प्रोग्राम आपने देखा, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। जाते जाते हम आपको दिखाएंगे हमारा सब स्पेशल सेगमेंट, चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुसीबत इंसान से कुछ भी करा सकती है। ऐसा ही अमेरिका में हुआ, जहां दौरान परवाज पायलट की अचानक तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। ये खबर एक आम मुसाफिर ने हवाई अड्डे के अमले तक पहुंचाई, जिसके बाद जहाज उड़ाने के तजर्बे से नावाकिफ डेरन हैडसन नामी मुसाफिर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत पर अमल करते हुए जहाज को पाम बीच के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे तक कामयाबी से उतारा।
अमेरिकी शहरी को इतने लोगों की जान बचाने पर एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। बरतानिया की एक मकामी अदालत ने मर्दों को गंजा कहना जिनसी हरासानी करार दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि मर्दों के लिए लफ्ज गंजे का इस्तेमाल करना इम्तियाजी सलूक के जुम्रे में आता है, जिसके बायस इस जुर्म को जिनसी हरासानी में शामिल कर लिया गया है। बरतानिया के एक 64 साल टोनी फिन की जानिब से गंजेपन का मजाक उड़ाने पर अपने साथी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। मुदई ने 24 साल तक जिस कंपनी में काम किया वहाँ इनका एक साथी मुसलसल उन्हें गंजा कहता था, जिसके खिलाफ टोनी ने अदालत से रुजू किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि साथी को गंजा कहना बेजरर मजाक नहीं बल्कि जिनसी तौर पर हरासानी करने के बराबर है। भारत के एक नौजवान ने योगा के मुश्किल तरीन आसन में 22 मिनट गुजार कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारत के 22 साल योगा उस्ताद यश मोदादिया योगा सिखाने के लिए आलमी शोहरत रखते हैं। उन्होंने योगा के फवायद के मुतालिक एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बिच्छू की तरह पोज अपनाया। बिच्छू पोज में दोनों हाथों को जमीन पर रखकर दोनों टांगों को ऐन इस तरह गोल दायरे में मोड़कर सर के ऊपर तक लाया जाता है। ये पोज बहुत मेहनत और मशक का मुतकाजी है। बिच्छू पोज का गुज़िश्ता रिकॉर्ड 4 मिनट का था, जिसे मुसलसल 5 साल की मशक के बाद यश तोड़ने में कामयाब हुए। कुवैती नौजवान ने 7 ऊंची आतिशफशानी पहाड़ों की चोटी उबूर करके दुनिया में ऐसी चोटियां सर करने में सबसे कम उम्र को पैमा का एजाज हासिल कर लिया है। 24 साल अली राफे 7 आतिशफशां चट्टानें सर करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एंटार्क्टिका में मेरी बर्ड लैंड में वाक़े माउंट सिडले उबूर की है, जहां अब तक बहुत कम लोगों के कदम पहुंचे हैं। काजाकिस्तान के एक शहरी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 8वीं मंजिल से लटकी हुई कमसिन बच्ची को बचा लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काजाकिस्तान के दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में 3 साल बच्ची घर में अकेली खेल रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो खिड़की से बाहर लटक गई। 3 साल बच्ची को खिड़की से बाहर लटका देखकर हुजूम जमा हो गया, मगर किसी ने भी बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान 37 साल साबित नामी शख्स ने ये मंजर देखा तो फौरी तौर पर मदद के लिए दौड़ा। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर और अपनी जान की परवाह किए बगैर खिड़की से बाहर निकला और बच्ची का पांव पकड़कर खिड़की से अंदर खींचकर बच्ची की जान बचा ली। काजिक शहरी को लोगों ने हीरो के लकब से नवाजा है, जबकि शहर के डिप्टी इमरजेंसी मिनिस्टर ने साबित को बहादुरी का मेडल और एक अपार्टमेंट तोहफे में दिया है।